सपना के 3 बेटे थे और इस बात का सपना को बहुत ही घमंड था। सपना अपने तीनों बेटों की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी। इसलिए घर में जब भी कोई मेहमान आता तो सपना उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करती। ऐसे ही एक दिन सपना से मिलने उसकी बचपन की दोस्त नीलिमा आती है। अरे नीलिमा, तू तो बड़े दिनों बाद आई है। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊँ सपना, तुम तो जानती हो ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी माँ को टाइम नहीं मिल पाता। अब देखो ना, अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, इसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। क्या अगले महीने तेरे बेटे की शादी है और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं? वैसे तूने अपने बेटे के लिए कैसी लड़की देखी है? अरे सपना, आजकल माँ बाप को कहाँ मेहनत करनी पड़ती है बच्चे खुद ही सब कर लेते हैं। इसका मतलब तेरा बेटा लव मैरिज करने जा रहा है। पर तू तो लव मैरिज के खिलाफ थी, तो तूने अपने बेटे की बात कैसे मानी? अरे क्या करूं यार, मेरा तो एक ही बेटा है और माँ बाप को तो बच्चे के सामने झुकना ही पड़ता है। उसने तो कसम ही खा ली थी, शादी करेगा तो अपनी मर्जी की लड़की से, वरना कुछ भी गलत कर लेगा। अब मैं हूँ, मुझे अपने बच्चे के सामने झुकना पड़ा। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। भगवान का शुक्र है कि मेरे तीनों बेटे मेरी बातों में हैं। मेरे बेटे तो वही करते हैं जो मैं कहती हूँ, और मेरे बेटे की शादी भी मेरी मर्ज़ी से ही होगी। मेरे तीनों बेटे बड़े संस्कारी हैं। मैंने तो सोच भी रखा है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की सरकारी नौकरी है, इसलिए मैं दहेज में 50 लाख लूँगी। दूसरा बेटा मेरा बिजनेस कर रहा है पर अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए 40 लाख। और सबसे छोटा वाला बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो अपने बेटे की शादी में ज़्यादा दहेज नहीं लूँगी, बस 30 लाख भी चल जाएगा। वाह सपना, तेरे तो मज़े ही है। तूने तो अपने तीनों बेटों का सही नाम रखा है, 50, 40, 30 लाख। अब नीलिमा सपना को शादी का कार्ड देकर चली जाती है और सपना बड़े ही गुरूर के साथ अपने कमरे में जाकर आराम करती है। पर इस बात से बेखबर सपना के तीनों बेटे लव मैरिज करना चाहते थे। तीनों अपनी माँ की इस हरकत से परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। माँ ने तो ठान रखी है कि वो हमारी शादी अपनी मर्जी की लड़कियों से ही करवाएगी, पर मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। भैया, करनी तो मुझे भी लव मैरिज ही है। माँ का हर बार की तरह रोना निकलता है। मैंने अकेले तुम्हें पाला है, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए, तुम ही मेरा सहारा हो। अब बताओ, माँ हमें इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करेगी तो हम कैसे अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करेंगे? तीनों भाइयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिवाकर देखता है कि उसकी माँ अपने पड़ोसियों के सामने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी और दावा कर रही थी कि उसके तीनों बेटे अरेंज मैरिज ही करेंगे। ये खबर सुनने के बाद तो मानो जैसे दिवाकर का सर ही घूमने लगता है और वो अपने छोटे भाई से कहता है, अनिल, अब हमें ही कुछ करना होगा। माँ ने तो कसम खा रखी है कि वो अपनी मर्जी की लड़कियों से ही हमारी शादी करवाएंगी और मोटा दहेज भी लेंगी, पर हमें तो लव मैरिज करनी है और इसके लिए भैया की शादी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या सोच रहे हो भैया? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना माँ को बेवकूफ़ बनाया जाए और भैया जिस लड़की से प्यार करते हैं उनकी शादी उसी से करा दी जाए। अब दोनों भाई बड़ी चालाकी के साथ अपनी माँ से अपने भाई की शादी की बात करते हैं। जैसे तैसे सपना भी मान जाती है। अब बहुत जल्द सपना अजय के लिए लड़की देखने लगती है, पर तीनों भाई सारी लड़कियों को नापसंद कर देते हैं और खुशी नाम की लड़की को पसंद करते हैं। पर सपना को खुशी पसंद नहीं थी, क्योंकि खुशी एक गरीब घर से थी और उसका परिवार 50 लाख दहेज नहीं दे सकता था। अरे तुम तीनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अजय बेटा, तेरी सरकारी नौकरी है, तू पूरी ज़िंदगी बैठ कर खाएगा। अब बता, जो लड़की तुझसे शादी करेगी उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी ना। इसलिए तू ऐसी लड़की से शादी कर जो हमें दहेज दे सके। ये लड़की तो गरीब घर से है बेटा। पर माँ, मुझे यही लड़की पसंद है और मुझे इसी से शादी करनी है। बाकी आप देख लो, अगर आपने मेरी इससे शादी नहीं करी तो फिर मैं किसी से नहीं करूँगा। अब जैसे तैसे दिवाकर और अनिल अपने बड़े भाई की शादी करवा देते हैं और बाद में अपनी माँ को बताते हैं कि भाई की तो लव मैरिज हुई है। इसके बाद वे दोनों भी लव मैरिज करने की ठान लेते हैं। जब भैया लव मैरिज कर सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं?
अब मान भी जाओ ना माँ, तुम्हें अच्छी बहू मिलेगी। हमारी बात का विश्वास करो माँ, आपकी तीनों बहू आपकी बहुत सेवा करेगी और हमने आपके लिए पहले से ही बहुत देख रखी है। बेकार में ही आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अरे नालायको, जब लड़की देख रहे थे तो थोड़ा पैसा भी देख लेते ना। लड़की भी पसंद करी तो गरीब घर की। मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे कि मेरे घर में अमीर घर की लड़की आएगी। अब तो लग रहा है मुझे गरीब बहुओं को ही झेलना पड़ेगा। सपना के ना करने के बाद भी उसके तीनों बेटे लव मैरिज कर लेते हैं, अपनी बीवी के साथ घर आ जाते हैं। अपनी तीनों गरीब बहुओं को देखकर सपना को तीनों बेटों पर बहुत गुस्सा आता है और वही गुस्सा वो अपनी मासूम तीनों बहुएं खुशी, अनन्या और भारती पर निकालती। ऐसे ही एक दिन, हाँ हाँ, खा लो जितना खाना है। तुम तीनों को आज से पहले इतने अच्छे अच्छे पकवान तो मिले नहीं होंगे। अरे तुमने देखे भी नहीं होंगे। आखिर तुम जैसे गरीबों के घर में इतना अच्छा खाना बनता कहाँ है? माफ़ करना, छोटा मुंह बड़ी बात, ये खाना भी हमने ही बनाया है। अगर हमें खाना बनाना आता है इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये खाना हमने खाया भी है। इसीलिए मुझे अपने घर में गरीब बहुएं नहीं चाहिए थी। गरीब घर की लड़कियां अपनी औकात से बढ़कर बोलती हैं। इतना बोलकर सपना खाने पर से उठकर चली जाती है। अपनी सास का गुस्सा देखकर खुशी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी भूल सुधारने के लिए अपनी देवरानी अनन्या के साथ अपनी सास के लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाती है। माँ जी, दीदी को माफ़ कर दीजिए ना, उन्होंने आपसे इस तरह बात की। अब से दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो आपके लिए खाना लेकर आई हैं, प्लीज़ खाने का अनादर मत कीजिए। बहू, अगर तुम तीनों में इतनी ही समझ होती ना तो तुम अपनी ज़बान पर लगाम लगा लेती। ले जाओ अपना खाना, मुझे नहीं खाना। माँ जी, आपकी नाराज़गी तो मुझसे है, फिर आप अपनी ये नाराज़गी खाने पर क्यों निकाल रही हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए, खाना खा लीजिए। खुशी के समझाने पर भी सपना की नाराज़गी ख़त्म नहीं होती और सपना खुशी के हाथ से खाना लेकर फेंक देती है और अपनी दोनों बहुओं को अपने कमरे से धक्के मार कर निकाल देती है। अपने लिए अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर खुशी रोने लगती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही है? क्या माँ जी ने फिर कुछ कहा? भारती, माँ जी ने खाना फेंक दिया और दीदी को माफ़ भी नहीं किया, इसलिए दीदी इतनी दुखी है। बेचारी खुशी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ये सब कुछ देखकर बेचारी अनन्या और भारती चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर सपना का गुस्सा अब भी कम नहीं होता। सपना की तीनों बहुएं हार नहीं मानती। वो इसी तरह से रोज़ कोशिश करती अपनी सास का दिल जीतने की, पर ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे ही एक दिन सपना के घर उसकी दोस्त नीलम आती है। माफ़ कीजिएगा आंटी जी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको किससे मिलना है? बेटा, मैं सपना की बचपन की दोस्त हूँ। अच्छा, तुम कौन हो? मैं इस घर की सबसे छोटी बहू भारती। क्या तुम सपना की सबसे छोटी बहू हो? 1 साल के अंदर में सपना ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी और मुझे खबर भी नहीं दी। अब बताती हूँ मैं उसे। जा बेटा, जाकर अपनी सास को बुला, कहना नीलिमा आई है। देखना कैसे भागती हुई आएगी तुम्हारी सास। नीलिमा के कहने पर भारती अपनी सास को बुलाने जाती है, पर जैसे ही सपना को पता चलता है कि नीलिमा आई है तो वो भारती से कहती है, ये चुड़ैल आज फिर अचानक यहाँ आई है। बहू, जाकर इस औरत से कह दे कि तेरी सास घर में नहीं है। पर माँ जी, मैंने तो उनसे कह दिया था कि आप कमरे में आराम कर रही हैं, और वैसे भी वो आपकी बचपन की दोस्त हैं। आपसे मिलने के लिए कितनी दूर से आई हैं, एक बार तो आप उनसे मिल ही सकती है ना। मुझे अपनी दोस्त से मिलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, पर तुम तीनों ने मुझे किसी से मिलने लायक नहीं छोड़ा। मेरे तीनों बेटों ने मेरी नाक कटवा दी। अब क्या मुँह लेकर जाऊंगी मैं अपनी दोस्त के सामने? सपना भारती पर नाराज़ हो ही रही होती है कि तभी वहाँ नीलिमा आ जाती है और वो सपना की सारी बातें सुन लेती है। अरे सपना, तू बहू रानियों पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? और क्या हुआ अगर तेरी बहू दहेज लेकर नहीं आई? तेरा बेटा तो अभी भी 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख का ही है। वो बात अलग है कि दहेज में 50 लाख तो क्या, तुझे 50,000 भी नहीं मिले। अपनी उम्र का ख्याल रख ले। बूढ़ी होने आई है, पर अब तक तुझे अकल नहीं आई कि किसी के घर में जाते हैं तो इस तरह तांका झाकी नहीं करते। अरे क्या करूँ सपना, आदत से मजबूर जो हूँ। देख, तू तो अपनी दोस्त को जानती है ना,
वैसे मैं यहाँ तुझे इनवाइट करने आई थी। मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। तेरे घर में दहेज तो ना आ सका, भगवान करे लक्ष्मी के रूप में बेटी ही आ जाए कोई। तो मुझे यहाँ बद्दुआ देने आई है, मेरा मजाक उड़ाने आई है? अरे मैं तो बस तुझे समझाने आई हूँ कि दूसरों से मिले दहेज या पैसे से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत में जो भगवान ने लिखा होता है वही होता है। अगर तेरे घर में लक्ष्मी आनी होगी तो आ ही जाएगी। वैसे परसों ना मेरे घर में पार्टी है, मेरे पोते के होने की खुशी में। अपनी तीनों बहू के साथ याद से आना। नीलिमा सपना का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है, पर जाने से पहले सपना को कुछ समझाती है। पर सपना है जिसकी आंखों पर गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी। वो किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देती और अपने गुस्से में अंधी रहती है। अब इसी तरह से समय बीतता है, पर अब भी सपना की कोई भी बहू सपना के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। ऐसे ही एक दिन सपना बाजार से सब्जी लेकर घर जा रही होती है। तभी मोहल्ले की एक औरत सपना को रोक लेती है और उससे कहती है, सपना बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हारे तीनों बेटे तो बहुत ही संस्कारी है। देखो कैसे उन्होंने अपनी मर्जी की लड़कियों से शादी कर ली, और तुम तो ऐसी ही रह गई हाथ मलते। अगर मेरे बेटों ने अपनी मर्जी से शादी करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी नहीं सुनते। अब भी मेरे बेटे मेरी ही सुनते हैं। और मुझसे कहने से पहले तुम अपनी बेटी को देखो, जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गई थी। बेटे तो ऐसा काम कर सकते हैं, पर क्या बेटियों को ये शोभा देता है? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज भी तुम दूसरों पर ही उंगली उठाना जानती हो सपना बहन। अरे बहन, तुम छोड़ो ना उसे। तुम तो जानती हो ना, उसके घर में एक बहू 50 लाख, दूसरी बहू 40 लाख और तीसरी बहू 30 लाख दहेज लेकर आई है। अब तो सपना के ठाठ बाट अलग ही है। लगता है बहू दहेज का कुछ ज़्यादा ही सामान ले आई है, तभी तो सपना बहन के पंख निकल आए हैं। लगता है सपना बहन के सपने पूरे हो गए। क्यों बहन? अब सपना जहाँ भी जाती आसपास के लोग उसका मजाक बनाते और वो इसका गुस्सा अपनी बहुओं पर जाकर निकालती। खुशी, अनन्या, भारती, कहाँ मर गई तीनों? तीनों के तीनों अभी के अभी मेरे सामने आओ। जी माँ जी, आपने हमें याद किया, बताइए क्या बात है? माँ जी, हमसे क्या कोई गलती हो गई है जो आप इतनी नाराज़ हैं? गलती तो हुई है तुम तीनों से, इस घर की बहू बनकर मेरे बेटे से शादी करके। अगर तुम तीनों अपनी गलतियां सुधारना चाहती हो तो मैं जितना बोलूँ उतना दहेज लेकर आओ। क्या दहेज? पर माँ जी आप तो जानती है कि हम कितने गरीब हैं, हमारे घर वाले दहेज कहाँ से दे पाएंगे? अगर तुम तीनों चाहती हो कि मैं तुम्हें बहू के रूप में अपना लूँ तो तुम तीनों को दहेज तो लेकर आना ही होगा, ताकि मैं दुनिया वालों का मुंह बंद कर सकूं। बड़ी बहू, तुझे 50 लाख, अनन्या तुझे अपने मायके वालों से 40 लाख मांगने हैं, और भारती बहुत ज़्यादा गरीब है इसलिए तू सिर्फ 30 लाख लाना। और दूसरी बात, मेरे बेटों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। माँ जी ये रकम बहुत बड़ी है, मेरे माँ बाप इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। अगर तुम्हारे माँ बाप इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम तीनों को मेरे बेटों को फंसाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि तुम तीनों गरीब घर की लड़कियाँ इतने बड़े घर की बहू बनकर आ जाओगी और मैं तुम्हें प्रसन्नता से स्वीकार कर लूँगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अब सपना अपनी तीनों बहुओं के सामने शर्त रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सपना की तीनों बहुएं परेशान हो जाती है और वो तीनों ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक सपना की कोई भी बहू दहेज की रकम नहीं जोड़ पाती। ऐसे ही एक दिन, मैंने तुम्हें समय नहीं दिया तो तुम तीनों सोच रही हो कि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। पर तुम तीनों को एक बात बता दूं, 10 दिनों के अंदर मुझे दहेज की रकम चाहिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए, हम आपकी गुलाम बनकर रहेंगे। आप जो कहेंगी हम तीनों वही करेंगे। बस हमें घर जाने के लिए मत कहिए, हम इतने अमीर नहीं हैं जो दहेज दे सके। हम पर थोड़ी तरस खाइए माँ जी। जिनकी वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, मैं अपनी उन तीनों बहुओं पर तरस खाऊं? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? सपना अपनी तीनों बहुओं को दहेज के लिए परेशान कर रही थी। सपना की तीनों बहुएं अब हर समय टेंशन में रहने लगी। ऐसे ही एक दिन अनिल अपनी बीवी से कहता है, क्या हुआ भारती,
मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। माँ नहीं मान रही, इसलिए तुम अभी तक इतनी ज़्यादा परेशान हो। हाँ, यही सोच रही हूँ कि माँ जी हम तीनों को कब अपनाएंगी भी या नहीं। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अनिल के इतना पूछने पर भारती चुप हो जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है, पर अनिल समझ जाता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो अनिल और उसके भाइयों को पता नहीं। अब अनिल इस बारे में अपने दोनों भाइयों से बात करता है और वो तीनों अपनी माँ पर नज़र रखते हैं। देखते देखते 8 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तीनों भाई ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं तो उनके जाते ही सपना एक बार फिर अपनी तीनों बहुओं को परेशान करती है। अब सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर इन 2 दिनों में दहेज लेकर नहीं आई तो तुम्हें मेरे बेटों को तलाक देना होगा और इस घर को भी छोड़ना होगा, समझी? पर माँ, हम अपनी बीवियों को तलाक नहीं देंगे, और अगर हमारी बीवियों ने ये घर छोड़ा तो हम भी ये घर छोड़ देंगे। अजय बेटा, तुम तीनों भाई तो ऑफिस चले गए थे ना? हम बस ऑफिस जाने का नाटक कर रहे थे माँ। हमें पता चल चुका था कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है, और आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया। माँ, आप हमारी बीवी को इसलिए परेशान कर रही हो क्योंकि ये तीनों गरीब है, ये तीनों दहेज ना ला सकी, और आपकी जान पहचान वाले लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। पर माँ, हमारी भी एक बात सुन लीजिए, गलती भी आप ही की है। आप ही हर जगह ढिंढोरा पीटती थी और अमीर होने का घमंड दिखाती थी। आपको तो बस भगवान ने आपके किए की सज़ा दी है। अगर आप चाहती हो कि आप अपने बेटों के साथ पहले की तरह खुश रहे तो आपको हमारी बीवियों को भी अपनाना होगा। सपना के तीनों बेटे सपना को समझाते हैं, पर अब भी सपना नहीं मानती, जिसके बाद सपना के तीनों बेटे अपनी माँ को सुधारने के लिए घर छोड़कर जाने लगते हैं। अपने बेटों को खुद से दूर जाता देख सपना ना चाहकर भी अपनी तीनों बहुओं को अपना लेती है, पर अब भी सपना अपनी तीनों बहुओं से उखड़ी उखड़ी रहती है। प्यारी सी नैन्सी भले ही छोटी सी उम्र में ब्याही, लेकिन घर की जिम्मेदारी और काम ऐसे करती जैसे कोई दादी अम्मा। अरे बस कर नैन्सी, कितना काम करेगी? घर है, कोई होटल नहीं जो सारा दिन चमकाती रहती। कैसी बात कर रही है माँ जी? कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि बहू कैसी है इन लोगों की? अरे कोई बोल कर तो देखे, घर से बाहर ना निकाल दूँ तो? मेरी बहू तो लाखों में एक है। दोनों सास बहू की बात नैन्सी का पति रोहन सुन रहा था। क्या बात है? वैसे माँ, मैं तो नैन्सी जैसी लड़की देख रहा था शादी के लिए। अरे आपके साथ रहे, आपका ख्याल रखे। वैसे पापा के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हो माँ। हाँ बेटा, लेकिन बीवी भी अर्धांगिनी होती है, यानी कि पति का अर्धांग। नैन्सी बहुत ख्याल रखती है मेरा। नैन्सी सभी की बातें सुनकर खुश होती है, लेकिन तभी दिख जाता है कॉकरोच। माँ जी, पैर ऊपर! रोहन जाओ, डंडा लेकर आओ जल्दी से। सास और रोहन भी डर जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया। वो भाग कर जाते हैं जहाँ हमारी प्यारी सी नैन्सी बहू डर कर बेड पर खड़ी होती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या हो गया? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चोर है क्या कोई? अरे चोर होता तो इतना क्या डरना था, लगा के 2 थप्पड़ सही करती थी। लेकिन वो देखो बड़ा सा कॉकरोच। मुझे डर लग रहा है जी। चोर को थप्पड़ मार सकती है मेरी बहू, लेकिन कॉकरोच से डर गई। ला रोहन, मुझे झाड़ू दे, इस कॉकरोच को निकाल बाहर करती हूँ। मेरी बहू को परेशान कर रहा है। इस तरह सास बहू की खूब जमती, दोनों साथ में खाती पीती घूमती। एक दिन, माँ मैं कश्मीर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो नैन्सी को भी ले जाओ। अरे हाँ, और क्या, ये भी नहीं निकली है बहुत दिनों से, इसी बहाने घूम आएगी। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलेंगे तो सारे चलेंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे पागल है क्या, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा मंदिर, योगा क्लास, मेडिकल चेकअप सब चल रहा है। रोहन जा रहा है ना बेटा, तो उसके साथ चली जा। क्या रोहन? और क्या, होटल का भी एक ही कमरा मिलेगा, आराम से ऑफिस के खर्च में आना जाना भी हो जाएगा। और फिर नैन्सी जाने को तैयार हो जाती है। दोनों कश्मीर जा रहे होते हैं कि ए बहू, मेरे लिए ना अच्छी सी शॉल लेकर आना, सुना है वहाँ बहुत अच्छी शॉल मिलती है। हाँ माँ जी, मैं लेकर आऊँगी आपके लिए अच्छी सी शॉल। क्यों रोहन? माँ जी,
रोहन कहाँ है? दोनों पूरा घर देख लेते हैं लेकिन रोहन कहीं नहीं दिखता। नैन्सी परेशान हो जाती है कि फ़्लाइट का वक्त हो रहा है और रोहन गायब। उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन क्या करती। जा जल्दी से पड़ोसी के घर देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। उसका दोस्त रहता है ना वहाँ, उसको तो बता के ही गया होगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। बहू पड़ोस में जाकर जैसे ही देखती है कि रोहन दोस्त से पैसे ले रहा था। अरे वक्त हो रहा है फ्लाइट का और आप राजेश भैया से पैसे क्यों ले रहे हैं? राजेश नैन्सी को देखकर घबरा जाता है। क्या यार, मना किया था ना हम दोनों के लेन देन में भाभी को मत रखो। कैसा लेन देन? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो वो नैन्सी आगे कुछ बोलती कि उसके गाल में रोहन का जोर का थप्पड़ पड़ जाता है। अबे ये क्या, मार क्यों रहा है भाभी को, वो भी मेरे सामने? मैं आ रहा था ना घर, मुझे भी तो चिंता है कि फ्लाइट का वक्त हो रहा है। आज के बाद मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, समझी? नैन्सी खड़ी रह जाती है। अच्छे घर की पढ़ी लिखी नैन्सी के सामने वो सब घूमने लगता है कि कैसे उसने क्या नहीं किया रोहन के परिवार के लिए। उसकी आंख से पानी गिरने लगता है। नैन्सी, नैन्सी। नैन्सी शांत थी। उसे तो पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो चुपचाप पड़ोसी के घर से निकलकर अपने घर आती है। नैन्सी, नैन्सी क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? रोहन कहाँ है? नैन्सी कुछ नहीं कहती, शांति से बैठ जाती है, ऐसे जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। नैन्सी, नैन्सी बेटा। तभी रोहन आ जाता है। क्या है माँ, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आई? फिर गलती से मेरा हाथ उठ गया इसके ऊपर। हाथ उठ गया मतलब? क्या माँ बच्चों वाले प्रश्न करती हो? हाथ उठ गया मतलब मैंने मारा इसके गाल पर तमाचा। पागल है तू? नैन्सी पर हाथ उठा दिया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? अब जो हो गया वो हो गया। जल्दी से अपना सामान बाहर निकाल। कैब आकर कब से बाहर खड़ी है। नैन्सी जल्दी उठो, देर हो रही है, फ्लाइट निकल जाएगी। निकल जाने दो, मुझे नहीं जाना। कैसी बात करिए बेटा, कितना खर्चा किया है रोहन ने। जा, ये सब छोटा मोटा तो पति पत्नी के बीच होता रहता है। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? यही थप्पड़ मैंने मारा होता तो? तभी नैन्सी के माँ बाप आ जाते हैं। अरे नैन्सी, शुक्र है बच्चे तुम दोनों घर में ही मिल गए। हमें तो डर था कि निकल ना गए हो। कितने बजे की फ्लाइट है? खूब मजे करके आना दोनों। अरे कहाँ भाई साहब, समझाइए ना नैन्सी को, जा ही नहीं रही। रोहन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया है। नैन्सी क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दामाद जी से? नैन्सी माँ को देखते ही उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। अरे अरे क्या हो गया बेटा? तू तो कभी ससुराल में रोती नहीं दिखी मुझे। मुझे तो फक्र है मेरे दामाद पर। अरे बहन जी, हो जाता है ना। अब हम न जाने कितनी बार पीटे गए थे अपने पतियों से। क्या? नहीं 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 बहन जी, मैंने कभी नैन्सी की माँ पर हाथ क्या ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। अरे बराबर का आत्मसम्मान है उसका। वैसे हुआ क्या है? देखा, ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ मैं। माँ, रोहन ने मुझे सबके सामने मारा। मैं नहीं रहूँगी अब यहाँ। क्या दामाद जी, सच्ची? आप ऐसे तो नहीं लगते थे। अरे ऐसे लगते मतलब क्या? अरे वो तो गलती से मेरे बेटे से। माँ मुझे लेकर चलो, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। कैसी बात कर रही हो नैन्सी? गलती हो गई यार, सॉरी। सॉरी बोलकर क्या तुमने जिन लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा, उन लोगों के सामने मेरी इज्जत वापस ला सकोगे? अरे काहे की इज्जत? अरे बीवी को ही मारा है और तूने पति के हाथ की ही तो मार खाई है। कौन सा राजेश ने तुझे मारा? कैसी बात करिए बहन जी, कैसी परवरिश है आपकी बेटी की जो बीवी को समाज में मारता है, और आप बोल रही हैं कि पति से ही तो पीटी हो। नहीं नहीं नैन्सी, तू चल हम लोगों के साथ, यहाँ नहीं रहना आप। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? बैठकर बात करते हैं, मामला सुलझ जाएगा। क्या बात करनी है पापा? मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे कोई बात है तो बात करे, मारने का क्या मतलब था?
यार तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि कोई महिला पति से पीटती ना हो। अरे हर घर में ऐसे ही महिलाएं पीटी जाती है रोज, लेकिन तुम्हारी तरह कलह क्लेश नहीं करती। बस ऐसी ही महिलाओं को ज़रूरत है कि पहले थप्पड़ पर ही आवाज़ उठाए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पिटती ही रहेंगी। और इसके लिए लड़की की माँ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो लड़की को बताए कि वो उस घर की बहू बनकर जा रही है, किसी की पत्नी बनकर जा रही है, ना कि उसके फ्रस्ट्रेशन में उसे पीटने का हक वो किसी को दे रही है। चलो नैन्सी। माँ नैन्सी का हाथ थाम कर बाहर निकल ही रही होती है कि रोहन नैन्सी के पैर पकड़ लेता है। सामने खड़ा होता है राजेश। ये क्या, बीवी के पैर छू रहा है मर्द बनकर? बीवी के पैर छूने से मैं मर्द नहीं रहूँगा ऐसा नहीं है, और ना ही मैं चाटा मारकर मर्द बन जाऊँगा। मैं नैन्सी से बहुत प्यार करता हूँ। नैन्सी गलती हो गई, मत जाओ। चाहो तो तुम भी खींचकर मुझे एक चाटा मार लो सबके सामने बस। नैन्सी रोहन को गले लगा लेती है। मैं माफ़ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर बचाना मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये आखिरी मौका था। अब ऐसा किया तो अरे अब ऐसा किया ना बहू तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ, तेरे मायके। गंगा और उसका पति रमेश बहुत गरीब थे। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। गंगा और रमेश की एक बेटी थी, उसका नाम था रूपा। रमेश और गंगा अपनी बेटी रूपा से बहुत प्यार करते थे। रूपा 15 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। गंगा और रमेश चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन रूपा का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। अरे ये क्या बेटा, इस बार भी तुम्हें इतने कम नंबर आए हैं, तुम ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं करती? देखो रूपा, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा तुमको पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करनी चाहिए। अरे माँ, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई करने में? बड़े होकर मुझे भी तो आप लोगों की तरह मजदूरी ही करनी है ना। ये तुमसे किसने कहा बेटा कि तुम्हें बड़े होकर मजदूरी करनी है? देखो बेटा, अगर तुम ठीक से पढ़ाई करोगी ना तो हो सकता है कि तुम्हारी कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। आप मेरा दिल बहलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, और वैसे भी मेरा ये पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे तो आपके साथ मजदूरी करने चलना है। अरे लेकिन बेटा, मजदूरी करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। मुझे आपके साथ चलना है तो चलना है, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है, अगर ये इतनी जिद कर रही है तो हम एक दिन अपने साथ ले चलते हैं। इसी बहाने से पता चल जाएगा कि दिन भर मजदूरी करना कितना मुश्किल होता है। अगले दिन रमेश और गंगा रूपा को अपने साथ मजदूरी करने के लिए ले जाते हैं। वो दोनों सड़क की खुदाई का काम करते हैं और रूपा चुपचाप वहां एक साइड में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद, देखा बेटा, कितनी मेहनत लगती है। इसलिए तो तुमसे कह रहे हैं बेटा, तुम पढ़ाई में मन लगाओ। अरे माँ पापा, क्या रखा है पढ़ाई में? सच कहूँ तो मुझे ये सब काम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इसमें बहुत मजा आएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी आप लोगों के साथ खुदाई का काम शुरू कर दूं। लगता है हमारे बेटे को इतनी आसानी से बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, यह पकड़ो फावड़ा और चलो हमारे साथ मजदूरी करो। रूपा खुशी खुशी अपने माँ और पापा के साथ खुदाई का काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने माँ बाप के पास आती है। क्या हुआ, थक गई ना? मैंने कहा था ये काम इतना आसान नहीं है। अरे माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। ये देखो, खुदाई करते वक्त मुझे क्या मिला। दिखाओ तो जरा, क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे ये तो सोने के कंगन है। अरे कहाँ मिले तुम्हें? मैंने जैसे ही खुदाई करना शुरू किया, वहाँ उस जगह पर उस गड्ढे के अंदर मुझे ये कंगन मिले। अरे वाह बेटा, तुमने तो पहले ही दिन मजदूरी करना शुरू किया और हमारी किस्मत बदल गई। मैं तो कहती थी आपसे, मेरी किस्मत मजदूरी करके ही चमकने वाली है। अब आप मुझे मजदूरी करने के लिए कभी मना मत करना। हाँ। गंगा, रमेश और रूपा खुश होते हुए अपने घर आ जाते हैं और सोने के कंगन को बेचकर खूब सारे पैसे ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद रमेश और गंगा रूपा को फिर से मजदूरी के काम पर लेकर जाते हैं और इस बार वो एक खेत पर फसल को पानी देने का काम कर रहे थे।
मम्मी पापा लाइए, मुझे ये काम करने दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम तो कुछ भी करोगी तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। रूपा खेतों में फसल को पानी देने का काम करने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर किसी लोहे की चीज पर पड़ता है। अरे ये क्या? लगता है जमीन के अंदर कोई चीज छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ बेटा, काम पूरा हो गया का? पापा ये देखिए, वहाँ ये लोहे का डिब्बा था और इसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे क्या बात है रूपा, तुम तो जहाँ भी मजदूरी करा था वहीं खजाना मिल जावत है। धीरे धीरे गंगा और रमेश को रूपा से मजदूरी करवाने की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से रूपा ने भी धीरे धीरे पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब रूपा काफी बड़ी हो चुकी थी। गंगा और रमेश ने पैसों से काफी बड़ा घर बना लिया था और अब उनको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। रूपा की उम्र शादी की हो चुकी थी। रमेश एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जानती हो गंगा, हमारी बेटी रूपा के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। वो लोग कल ही हमारी बेटी को देखने के लिए घर आ रहे हैं। कुछ साल पहले जब हम गरीब मजदूर थे तब सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो सकती है। अरे ये सब भी उसकी किस्मत से ही हुआ है। जहाँ हाथ लगाती थी सोना निकल आता था। लेकिन बस एक ही बात का दुख है जी, हमारी बेटी ने कभी पढ़ाई नहीं की। अरे कोई बात नहीं, विदेशी दामाद मिल रहा है, अब हमको क्या चिंता। अगले दिन लड़का रूपा को देखने के लिए घर आता है। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? जी पढ़ाई में तो मेरा मन ही नहीं लगता था, इसलिए मैंने 8वीं क्लास पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन मुझे तो अपने लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अरे बेटा, हम शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ये देख कर ही तुम्हारे पापा ने हमारी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता भेजा था। पढ़ाई लिखाई का क्या करेंगे आप शायद जानते नहीं, मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ ना, वहाँ से सोना ही सोना निकलता है। हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाई की अपनी एक अलग वैल्यू होती है और मुझे हमेशा से पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी। लेकिन मेरा तो कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, क्या करती मैं। अच्छा तो फिर ये बताइए, आपको क्या करना पसंद है? मुझे ना मजदूरी वाले सारे काम करना पसंद है, जैसे खुदाई करना, खेतों में काम करना, सड़क बनवाना, ये सब। अरे ये क्या बात हुई? ये कैसे शौक है आपके? इतने पैसे वाले लोग हैं आप, इतना बड़ा घर है और आपके शौक मजदूरों वाले। हाँ तो उसमें क्या गलत है? पहले मेरे मम्मी पापा मजदूर थे, मैं मजदूर की बेटी हूँ और इसलिए मेरे शौक भी मजदूर वाले हैं। लेकिन मुझे मजदूरी करने वाली बीवी नहीं चाहिए, मुझे पढ़ी लिखी नौकरी वाली बीवी चाहिए। चलता हूँ मैं। रूपा की बातें सुनकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। गंगा और रमेश बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों के बाद रूपा एक लड़के को अपने साथ घर लेकर आती है। अरे रूपा बेटा, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी पार्टी करो पार्टी, आपको दामाद मिल गया। क्या मतलब, तुम इस लड़के से शादी करोगी? हाँ पापा, ये मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन तुमने उसको बता तो दिया ना कि तुम्हारे शौक क्या क्या है और तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है। आप चिंता मत करो, इसको सब कुछ पता है। अंकल आंटी वो क्या है ना, मैं भी मजदूरी करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है, बड़ी गाड़ी और बंगला। मेरे और रूपा के शौक बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों पूरी जिंदगी मजदूरी करेंगे और खुश रहेंगे। देखा माँ, मजदूर की बेटी को मिल ही गया ना मजदूर पति।